नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां हम आपको देते हैं खबर A to Z। और चलिए आज की सबसे बड़ी वो खबर जिस पर न केवल देश भर में बल्कि प्रदेश तक की राजनीति में बहस का नया मोर्चा खुला। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान वो अलग अलग मंचों पर जो बयान दे रहे हैं उस पर शुक्रवार को भी माहौल गरमाया दिखा। राहुल के केरल की मुस्लिम लीग से गठबंधन पर जो कुछ भी कहा गया उस पर छत्तीसगढ़ तक में बहस होती रही, वाद विवाद होता रहा। इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिकी दौरे पर हैं और शुक्रवार को एक बार फिर उनके बयान पर कोहराम मचा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान पर कोहराम मचा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी से पूछा गया था कि क्या केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कांग्रेस का गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। इसके जवाब में राहुल ने कहा, Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और अलग अलग संस्थाओं के सम्मेलन के मंच पर पहुंच रहे हैं। वो मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। इन पर देश में विवाद की स्थिति भी है। बीते दिनों राहुल गांधी ने अपनी सांसदी जाने पर मलाल भी व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों कहा और इससे किसका अपमान है, इस पर तो हमने दिन भर डिबेट देखी और की भी। लेकिन अभी हम इंडियन मुस्लिम लीग, जिसको सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष राहुल गांधी ने कहा बताया, उसी बहाने जो आज सारे देश में बहस के केंद्र में है, उस पार्टी का इतिहास क्या है, इसको डिकोड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य और तमिल नेता मोहम्मद इस्माइल ने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया। उन्होंने भारत में नई मुस्लिम लीग बनाने की वकालत की और ठानी। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था और नेहरू भी इसके खिलाफ थे। इसके बाद 40 के दशक की शुरुआत में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व नेता PK मोइनुद्दीन कुट्टी ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। मीटिंग में इस प्रस्ताव को अपना भी लिया गया और एक नई पार्टी का नाम और उदय तय हुआ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसकी राजनीतिक भूमिका वास्तव में 1951 में पार्टी के संविधान को अपनाने के समय एक परिभाषा के तौर पर सामने लाई गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष M मोहम्मद इस्माइल थे। तो सत्य यह है कि आज़ाद भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे आप IUML के नाम से देखते हैं, वो जिन्ना की पार्टी से बिल्कुल अलग है। केरल और तमिलनाडु की राजनीति में IUML पार्टी की मजबूत पकड़ है। चुनाव आयोग की दृष्टि में IUML केरल में राज्य स्तरीय पार्टी है। तीसरी से 16वीं लोकसभा तक IUML के 2 सांसद सदस्य भी रहे हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके सांसद दिखे हैं। केरल की राजनीति में मुस्लिम लीग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF का हिस्सा है। केरल विधानसभा में IUML के 18 विधायक हैं। 1976 में कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटे दलों के मिलने से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF बना और इस वक्त IUML UDF का हिस्सा है। तब से ये पार्टी कांग्रेस के साथ एक गठबंधन है। ये भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है कि साल 2012 की बात है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। नतीजे आए, बीजेपी 62 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। 145 कुल सीटें थी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और इसमें अगर आपको मेयर बनाना था बीजेपी को तो 74 पार्षदों का समर्थन चाहिए था। तब बीजेपी ने भी एक साथ मांगा सबसे, और इसमें IUML, जिसका विरोध किया जा रहा है, उस पार्टी के 2 पार्षद 10 निर्दलीय और 2 अन्य के समर्थन से नागपुर में मेयर बनाया गया। तो आज जिस दल को लेकर के राहुल गांधी के एक बयान पर बवाल मचा, ये उसका इतिहास है। अब इतिहास सामने आने के बाद तस्वीर अच्छी तरह डिकोड होती है कि कहां और किस तरह की राजनीति। भारत यात्रा पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी आए हुए हैं। आज वे उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लिया। दिन भर क्या हुआ इसे देखें, फिर इस खबर को डिकोड करेंगे। शपथ के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आए नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड यात्रा के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नेपाली PM प्रचंड ने महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। इसके पहले इंदौर में CM शिवराज ने नेपाल के प्रधानमंत्री की अगवानी की। एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत और अभिवादन किया गया।
एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज पर पीएम प्रचंड और सीएम शिवराज के बीच पर्यटन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान शिवराज भी नेपाली टोपी पहने दिखे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री प्रचंड के दौरे से भारत नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे। नेपाल और भारत दोनों अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हैं। आज नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप हृदय से स्वागत किया है। दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो। भारत और नेपाल एक है। नेपाली पीएम 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। वे शनिवार को काठमांडू लौटेंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने महाकाल जाकर दर्शन किए। कल हमने आपको ये बताया था कि कुछ साल पहले तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। मौका नेपाल का अब भगवान शिव जी से कनेक्शन इसे डिकोड करने का है। वैसे काफी लोग जानते समझते हैं, लेकिन आज विस्तार से इसे हम बताते हैं। भगवान शिव जी के बहुत से स्वरूप हैं और ज्योतिर्लिंग में विस्थापित हैं। उन्हीं में से एक है पशुपतिनाथ, जो नेपाल के राष्ट्र देवता माने जाते हैं। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर में है। दोनों मंदिर में मूर्तियां एक जैसी हैं, समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी या नाथ, मालिक या भगवान। इसका मतलब ये कि संसार में समस्त जीवों के स्वामी या भगवान पशुपतिनाथ हैं। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ को अगर आप देखें तो जीवन का मालिक। और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी एक कथा, इसको भी जानना जरूरी है। एक पौराणिक कथा की कहती है कि भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे और बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो नदी के दूसरे किनारे पर उन्होंने छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूटा। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज नेपाल के प्रधानमंत्री का महाकाल पहुंचना, पशुपतिनाथ का जहां इतना बड़ा महत्व हो, उस एक स्थान के ऊपर उनका दूसरे ज्योतिर्लिंग पर जाकर के यूं नमन करना, पूजन करना स्वाभाविक है, समझ में आता है। और वैसे भी एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल की पहचान रही है। तो आज इन तस्वीरों की सारी दुनिया में चर्चा हुई है। जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी संभागीय सम्मेलन कर रही है और सीएम भूपेश बघेल इसी संभागीय सम्मेलन में एक क्षण ऐसा आया जब भावुक हो गए। शहीद महेंद्र कर्मा को याद करते करते वे भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हितग्राहियों तक आज पहुंचना ही पड़ेगा। सरकार की योजनाओं को जनता तक अगर पहुंचाना है तो कार्यकर्ताओं को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको जनता तक जाना पड़ेगा। तो महेंद्र कर्मा की शख्सियत के बारे में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के खास तौर पर आदिवासी अंचल के लोग भली भांति जानते हैं, पर आज जब बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे तो मुख्यमंत्री जी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भावुक होने के पीछे जिस तरह के हम जुड़ाव को पाते हैं उसको आज हम आपके सामने रख रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। महेंद्र कर्मा सीएम भूपेश के साथ लंबे समय तक एक कर्मठ साथी रहे। कह सकते हैं उनकी राजनीति समानांतर चलती रही। जब वो उनके क्षेत्र में गए तो कर्मा को याद करना बेहद आवश्यक था और बड़ा लाजमी है कि आप किसी के इलाके में जाएं तो उनकी याद आती। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अपनी भावनाओं में कुछ क्षण के लिए सही थोड़े रुके, ठिठके, थोड़े से बहते भी नजर आए। सीएम भूपेश बघेल की संवेदनशीलता को ये बात दर्शाती है कि वे अपने साथियों को कितना मान देते हैं। सीएम भूपेश का भावुक होना ये प्रकट करता है कि अब तक झीरम में जो घाव था ये पूरी तरह से भरा नहीं है। जिन बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने और स्वयं मुख्यमंत्री ने खोया हुआ है, वाकई में वो एक व्यक्तिगत और पार्टीगत बड़ी क्षति है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जो लगातार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के मुद्दे पर आरोप लगाकर घेरती है। इसी विषय में आज और तीखे बयान आए हैं
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से, जिस पर वार पलटवार का नया मोर्चा खुला। देखें। ये बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, जिन्होंने शुक्रवार को कुछ ऐसा बयान दिया जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, जिसमें से प्रदेश में मात्र 15 रुपए का काम होता है, बाकी कांग्रेसियों की जेब में जाते हैं। तो मोदी जी ने जिस बात को कहा है वो बात सही है कि राजीव गांधी जी की जो सुक्तियां थी, उन्होंने जिस बात को कहा था उसका अगर ठीक तरीके से कोई पालन कर रहा है कि अगर 1 रुपये भेजते तो 15 पैसा खर्च होता है, कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 85 रुपया तो लीकेज हो जाता है, पाइपलाइन में ही ख़त्म हो जाती है और 15 रुपये पहुँचता है। यानी ये हालात भ्रष्टाचार के उस समय से है और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है वो हाल छत्तीसगढ़ में भी है। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस भी कहां पीछे रहती। बयान पर मंत्री शिव डहरिया ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया है। उन्होंने 2018 के चुनाव में उनको बताया है और 2023 और 2024 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो बताएंगे। तो प्रदेश में एक बार फिर कमीशनखोरी मुद्दा है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। साफ है कि बीजेपी ने तय कर लिया कि चुनाव आते आते भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को लगातार मुद्दे के तौर पर उठाती रहेंगी। चलिए, तो ये बात नई नहीं है, ये बात तो तय है। 1 रुपए और 15 पैसे का किस्सा दरअसल है क्या, इसको डिकोड कर लें। सरकार 1 रुपया भेजती है तो आम लोगों तक, जिनके लिए योजना है, जिनके लिए पैसा है, उन तक पहुंचता है मात्र 15 पैसा। ये बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने एक भाषण के दौरान कही थी। कई लोगों ने असल में इसे शायद नहीं सुना, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इस बात का जिक्र राजीव और कांग्रेस पार्टी पर हमला करने के लिए कई बार बीजेपी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी कई रैलियों में इस बात को दोहराते रहे। साल 1985 की बात है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी सूखा प्रभावित ओडिशा के कालाहांडी जिले में दौरा करने गए। तब उन्होंने वहां पर यह बात की कि सरकार जब 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे पहुंच पाते हैं। यहां राजीव भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे, तकलीफ बयां कर रहे थे। उस भाषण में राजीव ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई इनकार नहीं। राजीव ने कहा था कि भ्रष्टाचार ग्रॉस रूट लेवल पर है, जिसे दिल्ली से बैठकर दूर नहीं कर सकते। और अगर आप देखें आज की परिस्थिति, तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश, कोई भी व्यवस्था क्या फुल प्रूफ है भ्रष्टाचार से? क्या वाकई जितना रुपया, जितना पैसा या जितनी योजना में बातें दावे के तौर पर की जाती जमीन पर उतनी दिखती हैं? ये आम जनता से बेहतर कोई नहीं समझता, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी स्टेट हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मिशन 103 पर काम शुरू किया है। ये वो सीटें हैं जिन पर लंबे वक्त से कांग्रेस काबिज रही, या यूं कहें कि बीजेपी वहां अपना परचम नहीं लहरा पाई। ये कौन सी सीटें और रणनीति क्या है, देखें जरा। चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 103 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जिन पर उसे 2018 और 20 के उपचुनाव में हार मिली। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी खास रणनीति अपना रही। 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी या तो कभी जीती नहीं या लंबे समय से जीत नहीं पाई। इनमें कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह के इलाकों समेत राघवगढ़ और कसरावत जैसी सीटें शामिल हैं। बीजेपी इन सीटों पर 3-3 प्रभारी नियुक्त करने के साथ केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रणाली, अपनी प्रक्रिया से चलती है। कांग्रेस के तो जो रथ में चारों घोड़े हैं वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सेंधमारी से आशंकित कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मैदान में कूद पड़े। कांग्रेस का नारा है, अपनी सीट बचाओ, पड़ोस की जिताओ। तो ये आकांक्षी सीट योजना है जिसका जमीन पे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सीटें तो छोड़िए, अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे। 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी जीत दर्ज कर सत्ता में आई, लेकिन इन इलाकों में कांग्रेस को हरा नहीं पाई। यही वजह कि अब की बार पार्टी उन्हीं इलाकों में खास रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है।
तो बीजेपी मिशन 103 में जुटी है और उनमें 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर खास फोकस वो रखती है। क्यों ऐसा वो कर रही है, इसको हम बता रहे हैं, डिकोड करते हैं। 36 सीटें दरअसल ये वो हैं जिन पर कांग्रेस के दिग्गज नेता काबिज हैं, जिसे आप उनके गढ़ के नाम से जानते हैं, जैसे छिंदवाड़ा की सीट जहां पर कमलनाथ विधायक हैं, कमलनाथ का गढ़ कहलाता है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को उनके घर में मात देकर एक कड़ा मैसेज देना चाहती है। ये वही फॉर्मूला है जो यूपी के अमेठी में लागू किया गया। राहुल गांधी को हराने के लिए स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा गया। पहली बार जीत नहीं मिल पाई, लेकिन दूसरी बार स्मृति ईरानी वहां कामयाब हुई और अच्छी तरह से हुई। यानी बीजेपी दिग्गजों को चुनाव के दौरान अपना घर बचाने के लिए पूरी तरह से बिजी रखना चाहती, मसरूफ रखना चाहती है, ताकि प्रदेश की बाकी सीटों पर वो प्रचार कम कर सकें, ध्यान कम दे पाएं। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों पर दबाव भी बनाना चाहती है, जिससे कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रभावित हो जाए और पूरे प्रदेश में इसका लाभ बीजेपी उठा पाए। चलिए, अब इसका कितना लाभ और कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाता है, ये कुछ महीनों में नतीजे स्पष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार हिंदुत्व कार्ड जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, इससे बीजेपी काफी बेचैन है। इस पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राम वनगमन पथ, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, कौशल्या महोत्सव का आयोजन कर हिंदू वोटर्स को लगातार साधने में जुटे। इससे बीजेपी के हाथ से हिंदुत्व और राम का मुद्दा फिसलता दिख रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता इससे चिंतित भी दिख रहे हैं और इसके तोड़ के तौर पर बीजेपी अब हिंदू वोटर्स को साधने के लिए लव जिहाद के मुद्दे ढूंढ रही। साथ ही बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राम और हिंदुत्व के प्रति झुकाव केवल छलावा है और वोट की खातिर है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, भूपेश बघेल के लटकाने अटकाने भटकाने में बरगलाने में आने वाली नहीं है। इस पर पलटवार किया कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि भाजपा के हाथ से राम और हिंदुत्व का मुद्दा निकल चुका है, इसीलिए अब वो लव जिहाद और दो समुदाय के लोगों को लड़ाने वाले मुद्दे ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राम का मुद्दा भी हमने छीन लिया और बाकी के मुद्दे कुछ बचे नहीं और बाकी के मुद्दे को कोई प्रभाव कहीं है नहीं। अब इनके पास यही मुद्दे बचे हैं, लव जिहाद जैसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं। कह सकते हैं कि अब हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुका है। और चलिए, अब जैसा हमने आपसे वायदा किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ असलियत। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जारी है, जहां चारों तरफ राम नाम की चर्चा है। तो राम भक्ति की मिसाल एक समुदाय है, कुछ लोग हैं, उनके बारे में जरा एक रिपोर्ट देखें। राम 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 और सिर्फ राम। शरीर के हर हिस्से में बस राम ही लिखा है। ये रामपंथी हैं, जिनकी राम भक्ति का कोई जोड़ नहीं। राम भक्त आदिवासी भी उनसे अटूट रिश्ता रखते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड की 32 आदिवासी जातियां ऐसी हैं जो रामपंथी संप्रदाय के तौर पर जानी जाती हैं। हमारे जो रामनामी संप्रदाय करीब 150 से 200 वर्षों से चला आ रहा है। ये सभी रामनामी अपने शरीर में राम राम नाम लिखवाकर, वस्त्रों में राम राम नाम लिखाकर ये एक संदेश है। इनका मानना है कि ये प्रभु राम से अपने आप को इस तरह जुड़े हुए हैं कि कोई फिर उनसे अलग ही नहीं कर सकता। इस संप्रदाय के लोग मानते हैं कि मुगलों ने उन्हें राम से अलग करने की कोशिश की, तो सभी ने अपने शरीर के हर एक अंग पर राम नाम का टैटू गुदवा लिया। तभी से उनके संप्रदाय में पूरे शरीर पर राम का नाम गोदने की प्रथा शुरू हो गई, जो अभी तक जारी है। तो चलिए, इन खबरों के साथ साथ आपको ये भी याद दिला दें कि रायगढ़ में ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर ये रामायण का राष्ट्रीय महोत्सव जारी है। दूसरा दिन आज हो चुका है। आज हंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लक्का की भजन प्रस्तुतियों के लोगों को विभोर करने वाले दृश्य भी हमने आप तक पहुंचाए हैं। एक प्रतियोगिता भी हो रही है, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ अंतिम दिन होना है। आखिरी दिन केलो महाआरती होगी और दीपदान का आयोजन होगा। तो इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से जुड़ी हर एक झलक और जानकारी पूरे अपडेट के साथ आपको IBS 24 पर मिलती रहेगी। आप देखते रहें, जुड़े रहें IBS 24 के साथ।